साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए हिंदुस्तान में रेप और कंसेंसुअल सेक्स को एक ही माना जा रहा है बाय द पुलिस। जबकि दोनों में अंतर है। अगर लड़की लंबे टाइम से आपके साथ में रह रही है और वो एडल्ट है और रिलेशनशिप जो है बाय कंसेंट है, इट इज़ कॉल्ड कंसेंसुअल सेक्स। और कंसेंसुअल सेक्स जो है रेप नहीं है, जिस कारण बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। पर इसके बावजूद ये देखा गया है कि पुलिस जो ये मैटर होते हैं कंसेंसुअल सेक्स के, उसमें दर्ज करती है एफआईआर इन कैटेगरी ऑफ रेप, जो कि पूर्णतः गलत है। अगर इस तरह से पुलिस डील कर रही है तो हमें क्या करना है? तो हमें दोनों ही पहलू डिस्कस करने होंगे। वो पहलू जहां हम एक रिश्ते में आ रहे हैं, और वह पहलू जहां पर झूठी रिपोर्ट दर्ज हुई है, फिर बाद में एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस जो है माउंट कर रही है प्रेशर सरेंडर करने के लिए, या अगर हम मूव कर रहे हैं एंटिसिपेटरी या क्वेश्चन के लिए, तो हमें क्या क्या स्टेप्स जो है दिमाग में सेटल रखने होंगे। साथियों, एक महत्वपूर्ण जजमेंट है मिस्टर एक्स बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। जजमेंट है ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 5 दिसंबर 2025। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय और एक नवीनतम निर्णय है इस सब्जेक्ट पे। देखिए, जब भी दर्ज होगी एफआईआर, तो वहाँ पर पुलिस की पहली प्रायोरिटी क्या रहती है कि जो कंसर्न आरोपी है उसे गिरफ्तार करना है। क्लियर है बात ये? तो एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि जब भी एफआईआर कट चुकी है रेप के मैटर में और पुलिस जो है आपको सम्मन कर रही है, तो आप थाने पे ना जाएं। दे में अरेस्ट यू, इवन दे में प्रेशराइज यू, इवन दे में कंपेल यू कि आप जो है कन्फेस कर लें और अपना गिल्ट जो है मान लें। यद्यपि आप अपराधी नहीं है, पर आपके साथ कैसा बिहेवियर होगा कि जैसे आप एक कुख्यात अपराधी हैं। तो इसलिए हमें सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है साथ में रख के चलने पड़ेंगे। सबसे पहले लीजिए कॉपी ऑफ एफआईआर, ये पहली प्रायोरिटी है। और जो भी एलिगेशन हमारे खिलाफ है, उसमें से आपको 2 वर्कआउट करने हैं। पहली बात कि जो भी एलिगेशंस फॉल्स हैं वो कौन-कौन से हैं, और जो एलिगेशन सच्चे हैं वो कौन-कौन से हैं। क्लियर होगी बात ये? जो एलिगेशन फॉल्स हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको अपना एक जवाब देना होगा, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन या मेमोरेंडम या ज्ञापन। क्लियर है बात ये? अगर आप ये नहीं करेंगे, तो किसी भी रूप में आप जो कंसर्न एफआईआर है और जो उसमें एलिगेशन है, उसमें क्लॉग या संदेह पैदा नहीं कर पाएँगे। उदाहरण की लड़की लिखती है कि साहब मेरे को जूस में जो है कुछ मिला दिया, या कुछ मुझे खाने में खिला दिया और मैं बेहोश हो गई थी, और स्थितियों का फ़ायदा उठा करके मेरा बलात्कार किया। ये तो हो गया फैक्ट नंबर 1। तो जिस डेट को ये इंसिडेंट हुआ है, उस डेट को आप साथ-साथ घूम रहे हो, और जो भी खर्चे उस दिन हुए, उसके समस्त बिल आपके पास में है। क्लियर है बात ये? इसके अलावा कोई लव चैट है, उसका प्रूफ जो है आपके पास में है। तो जो उसका असर्टिंग फैक्ट है, उस पर आप डाउट जो है क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? क्योंकि जो इंसिडेंट होंगे रेप के, उसमें इनकी सैड स्टोरी आती है कि मुझे जो है धोखे से बुलाया गया, फिर मुझको जो है कुछ खाने में खिलाया गया, मैं बेहोश हो गई और मेरा हो गया बलात्कार। तो हमें हर एक स्थिति में करना है फैक्ट्स को फॉल्सिफाई, कि जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो उस तरीके से नहीं है, जबकि हम साथ-साथ रहे, हमारे बीच कंसेंसुअल सेक्स है, और जहाँ तक हो सके अपनी बात का समर्थन कीजिए विद द एविडेंसेस। इसलिए आपको हमेशा मैंने कहा है कि जब भी आप संबंधों में हो, तो आप लिखा-पढ़ी ज़रूर कर लो। ये लिखा-पढ़ी बाद में बहुत काम आती है। इसके अलावा लड़की अगर ज्ञापन दे रही है पुलिस को अगेंस्ट हर पेरेंट्स, तो वो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अगर आप लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट योर पेरेंट्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है प्रूफ है, क्योंकि उस समय उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है कि हम अपनी इच्छा से रह रहे हैं और हमारी इच्छा से हमारे संबंध हैं, या हम शादी करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया अपने को? तो ये डॉक्यूमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डॉक्यूमेंट आप नहीं लिखोगे तो यू माइट बी इन ट्रबल। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम कॉमन ये भी आती है कि लड़की बाद में ये स्टैंड लेती है कि साहब मुझे शादी का प्रलोभन दिया और प्रलोभन देकर के मेरे साथ जो है सेक्स किया, जबकि वास्तव में इसकी नीयत जो है शादी करने की नहीं थी। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब भी आप रिलेशनशिप में आएँगे, तो आप लिव इन एग्रीमेंट करेंगे, उसमें स्पष्ट लिखिए अपने बारे में, लड़की के बारे में, अपनी एज के बारे में, लड़की की एज के बारे में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफाई वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, और जो ये रिश्ता है उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस अगर सेक्स है, और उसमें आपने ये शर्त लिख दी है कि हम मैरिज नहीं करेंगे, ना ही रहेंगे पति-पत्नी के रूप में। जैसे ही सेक्स हो जाएगा, लड़की अपने घर, मैं अपने घर, तो ऐसे सिनेरियो में आप धारा 69 बीएनएस के अपराध से भी मुक्ति पा जाएँगे। क्योंकि लड़की जब स्टैंड लेगी, तो ऐसे सिनेरियो में उसका लिखा डॉक्यूमेंट उसके खिलाफ जो है पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पर हम धारा 15, धारा 119, धारा 121 बीएसए के लाइट में जो उसका फैक्ट है उसको फॉल्सिफाई कर पाएँगे। तो ये कुछ पहलू हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी आप खर्चे कर रहे हो, उसका अलग से एक अकाउंट जो है मेंटेन करके रखो। इसके अलावा जो आपके बीच बातचीत हो रही है, उसके लिए अलग से एक फ़ोन जो है मेंटेन करके रखो। आप लोग क्या करते हो कि अपने बिज़नेस के फ़ोन से ही लड़की सेटिंग कर रहे हो। जब आपका फ़ोन कोड माँगता है या पुलिस माँगती है जाँच के लिए, तो आप फ़ोन दे नहीं पाते हो, या कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी चैट जो है रिमूव हो गई। ये गलतियाँ नहीं करनी है अपने को। अगर ये गलतियाँ आप लोग करोगे, तो इसका बहुत
भारी नुकसान जो है आपको फेस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया अपने को? और इसके साथ-साथ जो भी खर्चे किए हैं लड़की पे आपने, उसका भी जो है प्रूफ मेंटेन करते हुए चलो। मीन्स गूगल पे के स्क्रीनशॉट हो या फ़ोन पे के स्क्रीनशॉट हो या कोई बैंक ट्रांसफर हो, एवरी प्रूफ यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन। अगर प्रूफ को लूज़ करोगे तो चांसेस को बढ़ा दोगे जेल जाने के। क्लियर है बात ये? कई लोग पूछते हैं कि साहब हमारी एंटीसिपेटरी तो हो जाएगी या हमारा मैटर क्वैश तो हो जाएगा। देखिए मेरे कहने से मैटर ना तो क्वैश होगा, ना आपकी एंटीसिपेटरी होगी। आपकी एंटीसिपेटरी या क्वैशिंग होगा मैटर आपके अपने कर्मों से। जब भी कोर्ट में जाएँगे तो जो भी आपका आर्गुमेंट है, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एविडेंसेस। अगर एविडेंसेस नहीं है या आप कंसेंसुअल सेक्स को साबित नहीं कर पाए तो वहाँ पर आप ट्रबल में आएँगे। इसके अलावा अगर लड़की ये कह देती है कि साहब विवाह के लालच में मैंने सेक्स किया, जबकि इसने मेरे को जो है धोखा दिया और इसकी नीयत कभी भी मेरे साथ जो है विवाह करने की नहीं थी, तो वहाँ पर उन स्थितियों से बचने के लिए आपको लिव इन एग्रीमेंट तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो बाद में बहुत पैनिक जो है आपको झेलना पड़ेगा और इस बात की संभावना भी है कि आपको 50 दिन, 60 दिन, 70 दिन या 100 दिन तक जेल में जो है रहना पड़ जाए। अगर आप चाहते हो बचना तो ये कानूनी पहलू है, ये बचाव के बिंदु हैं, इसका जो है विशेषता आपको ध्यान रखना होगा। सरकार कभी भी ये नहीं चाहती कि आपका बुरा हो। हम खुद ही गलतियाँ करते हैं, इसलिए हमको जो है नुकसान फेस करना पड़ता है। सरकार तो बार-बार कह रही है कि लिखा-पढ़ी करो, एक-एक बात को जो है लिखते हुए चलो, पर हम में से कितने लोग जो है लिखा-पढ़ी करते हैं? और आपसे मेरा निवेदन है कि जितने मामलों में एफआईआर क्वैश हुई है या जो कंसर्न्ड पुरुष हैं उनको मिली एंटीसिपेटरी बेल, उसमें क्या बेस था कि लड़के ने साबित करा विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ, ऑडियो चैट या व्हाट्सएप चैट या अन्य चैट के माध्यम से या अन्य कम्युनिकेशन के माध्यम से कि हमारे बीच संबंध जो है वो कंसेंसुअल थे। लड़की मैंने खर्चा किया और लड़की कहती है कि मुझे एक्सटॉर्ट किया, ऐसे कोई भी अलामत नहीं है, उल्टा मैं पैसा जो है खर्च कर रहा हूँ उसके लग्ज़री के ऊपर। जैसे प्रमाण कोर्ट में गए तो लड़की अपना स्पेसिफिक स्टैंड जो है नहीं ले पाई, तो उसका फ़ायदा जो है लड़के को मिल गया। क्लियर है बात ये? इसलिए जो लोग जीतते हैं, जो उनका अनुभव है, जो उनके केस लॉ है, उसका निष्कर्ष, उसका जो निचोड़ है, वो आपको जो है मैं एनलाइटन कर रहा हूँ ताकि आप भी अपना प्रॉपर डिफेंस जो है रेडी कर लें, ताकि हमें कोई भी ट्रबल जो है नहीं आए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि नो एग्रीमेंट नो सेक्स, ये थ्योरी जो है अपने को अडॉप्ट करनी है। अगर वो एग्रीमेंट नहीं लिख रही है या बच रही है, तो वो आपको निश्चित तौर पे किसी न किसी भारी मुसीबत में जो है फँसा सकती है। इसलिए सावधानी ही बचाव है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्लियर हो गया अपने को? तो यहाँ पर हम एक बात लिख लेते हैं निष्कर्ष के अंदर कि आपका जो लव चैट है या कोई ऐसी वीडियो जिसके आधार पर ये दिख रहा है कि आप साथ-साथ घूम रहे हैं और आप मोमेंट्स को जो है एन्जॉय कर रहे हैं और इन वीडियो में कोई भी वीडियो प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए या कोई नेकेड वीडियो या फ़ोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। इस बात का जो है विशेष ध्यान रखना। और कई बार ऐसा होता है कि आप जब सेक्स कर रहे हो तो लड़की आपसे कह सकती है कि साहब अपनी नेकेड फ़ोटोग्राफ है, इसको आप कैप्चर कर लो, इसको आप रख लो फ़ोन के अंदर। ऐसी गलती मत करना क्योंकि बाद में वो फ़ोटोग्राफ या वो वीडियो आपके फ़ोन से रिकवर हो गए तो लड़की क्या स्टैंड लेगी, साहब देखो ये फ़ोटोग्राफ और ये वीडियो जो है धोखे से बना ली, अब इसको दिखा करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो कहेगी आपको तब भी ये गलती नहीं करनी है, विशेष सावधानी है, इसका विशेष ध्यान रखना है अपने को। और कोई भी फ़ोटोग्राफ इंक्रिमिनेटिंग नेकेड नहीं होनी चाहिए। सिंपल फ़ोटोग्राफ कि जैसे आप किसी मॉल में घूम रहे हो, किसी गार्डन में घूम रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनता है टू ड्रॉ द इन्फरेंस ऑफ कंसेंसुअल रिलेशनशिप। इसके अलावा आप कोई खर्चा कर रहे हो, जो मैंने बताया भी आपको, उसका अलग एक खाता मेंटेन कर लो और सारे खर्चे आपने को उसी खाते से करने हैं, ताकि आपको स्क्रूटनी करने में या जो एंट्रीज़ हैं, उसको वापस से गैदर करने में पैनिक ना हो। तो इसलिए बार-बार मैं कह रहा हूँ, सावधानी ही बचाव है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी एफआईआर को पढ़ेंगे तो इस बात की संभावना है कि लड़की ने कुछ तथ्यों को जो है छुपा लिया हो। उदाहरण के लिए आपके बीच लव चैट है, छुपा लियो। आपके बीच जो भी खर्चे हुए उसको जो है छुपा लिया हो। इसके अलावा आप साथ-साथ घूमे, उसका कोई प्रूफ है उसको जो है छुपा लिया हो। अगर फैक्ट जो है कंसील्ड और कॉम्प्रोमाइज़ है तो उस सिनेरियो में ये जो इम्पोर्टेंट एविडेंसेस है ये हमारे बहुत काम आने वाली है। क्योंकि लड़कियाँ जो हैं पढ़ी-लिखी होती हैं और इस बात की पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप उसको लगातार जो है डरा-धमका रहे हो और सेक्स कर रहे हो। भई आप होटल में भी जा रहे हो, उसके पास पूरा मौका है टू रेज़ द वॉइस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब वो छूटी आपके जाल से, भई वो कहते हैं ना कि मैं भाग के आ गई, तब भी वो एफआईआर कर सकती थी, जबकि वो एफआईआर करती है लंबे टाइम बाद। अगर एफआईआर लंबे टाइम बाद है, उसका स्पष्टीकरण नहीं है, वी आर आल्सो हैविंग द प्लस पॉइंट। इसलिए मेहरबानी करके एफआईआर का एक कॉलम है जिसको हम कहते हैं कॉलम नंबर 8, उसमें पढ़ा करो आप कि पुलिस ने देरी से एफआईआर का कारण स्पष्ट लिखा है या नहीं लिखा है। अगर पुलिस लिखती है नहीं या कॉलम खाली छोड़ती है और रिपोर्ट में देरी है एज़ पर कॉलम नंबर 3A, 3B ऑफ द एफआईआर, वी कैन टेक द बेनिफिट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हमें काम करना है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पुलिस जो है प्रेशर कर रही है तो यू मे गो फॉर एंटीसिपेटरी, इवन यू मे गो फॉर क्वेश्चनिंग, पर मेरा कहना ये कि आपको एंटीसिपेटरी और क्वेश्चनिंग के लिए साथ-साथ जाना चाहिए। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार नंबर नहीं आ पाता एंटीसिपेटरी में, नंबर आता है क्वेश्चन में जल्दी, तो वहाँ पर राहत मिल सकती है। कई बार नंबर एंटीसिपेटरी में जो है जल्दी आ जाएगा, नंबर क्वेश्चन में जल्दी नहीं आ पाता है, तो वहाँ भी जो है राहत मिल सकती है।
क्योंकि एंटिसिपेटरी का बेस क्या है कि एलिगेशन फॉल्स है और जो आईओ है हमें चाहता है गिरफ्तार करना और हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि वाई दिस केस इज फॉल्स, तो वहां पर हम बेनिफिट ले सकते हैं। इवन इन द क्वेश्चनिंग उसका पर्पस क्या है कि प्रोसेस के अब्यूज को रोकना। तो लड़की क्या कर रही है, बेसिकली प्रोसेस का मिसयूज तो कर रही है, उसने सेक्स किया, मर्जी से किया, आराम से घूमी और उसने आपका जो है अनड्यू बेनिफिट लिया और उसके बावजूद भी आपको जो है एक झूठे बलात्कार के मामले में जो है फंसा दिया। तो जो भी एविडेंसेस हैं वो बहुत कारगर होती हैं और वहां पर हमें राहत मिलने की जो है स्थिति रहती है। क्वेश्चनिंग में लगती है स्टे एप्लीकेशन। अगर कोर्ट ने एफआईआर का ऑपरेशन या उसका जो एग्जीक्यूशन है रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन उसको स्टे कर दिया, वी विल टेक द बेनिफिट। ठीक है, इस बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा। और पहली प्रायोरिटी क्या होती है पुलिस की कि गिरफ्तार करना, और आरोपी की पहली प्रायोरिटी क्या है, उसको बेल चाहिए। और इसके बीच में एक ब्रिज है जिसको हम कहते हैं ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। अब पुलिस क्या कहेगी कोर्ट में कि साहब आरोपी जो है भाग रहा है, हम इससे पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहा है, तो बेसिकली आपको अपना ज्ञापन जो है सौंप देना है थ्रू एडवोकेट, थ्रू पोस्ट, इवन थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मेल। और उसमें साफ साफ लिखना है कि लड़की ने साफ साफ मुझे कहा है कि आप मुझे जो है गिरफ्तार कर सकते हैं, झूठा केस है, पहले मुझे अश्योर करें कि आई विल नॉट बी अरेस्टेड इन द फॉल्स केस, देन आई एम रेडी एंड विलिंग टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इन पर्सन रादर देन आई एम ज्वाइनिंग इट थ्रू वर्चुअल मोड। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर ये कम्युनिकेशन आप करेंगे पुलिस को तो डेफिनेटली ये जो कम्युनिकेशन है ये आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा टू शो टू द कोर्ट कि मैं भाग नहीं रहा हूं, पर चूंकि पुलिस का अंडू प्रेशर है और मुझे इस मामले में जो है गिरफ्तार कर सकते हैं, दैट्स व्हाई टू टेक द लीगल रेमेडीज मैं जो है एज पर लॉ जो है स्टेप ले रहा हूं। तो वहां पर ये केस नहीं बनेगा एब्सकॉन्डिंग का, अगेन वी विल टेक द बेनिफिट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी में टेक द ऑर्डर दैट नो कोर्सिव एक्शन इज टू बी टेकन। तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, अगर ये ऑर्डर भी कोर्ट करता है तो ऐसे सिनेरियो में पुलिस जो है गिरफ्तार नहीं करेगी, आपको हैरेस नहीं करेगी। आप कोर्ट से निवेदन कीजिए कि मुझे इंटरिम बेल का जो है लाभ दिया जाए, 7 दिन का टाइम दिया जाए, मैं ज्वाइन कर लूंगा इन्वेस्टिगेशन फिजिकली। अगर मैं कॉपरेट नहीं करता हूँ, भागता हूँ, तो ऐसे सिनेरियो में आपको जो ऑर्डर करना है आप उसके लिए फ्री हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन ये है कि जो भी हम रखते हैं प्ली, उसका एक लॉजिकल एंड होना चाहिए। अगर लॉजिकल एंड नहीं है तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे कई मामले जहाँ कोर्ट ने इंटरिम दी और अक्यूज ने ज्वाइन कर लिया इन्वेस्टिगेशन और अल्टीमेटली वो बेल भी हो गई एब्सोल्यूट। पर कई बार ऐसा होता है कि जब आप ज्वाइन करते हो इन्वेस्टिगेशन को, पुलिस अगेन जो है आपको हैरेस कर सकती है, आपके साथ जो है गाली-गलौज कर सकती है। तो जब भी थाने जाएंगे हम हमारे साथ स्पाई कैमरा जो है लेके जाएंगे। क्लियर है बात ये? आप स्पाई कैमरा चश्मे में, घड़ी में के जा सकते हैं, इतनी सुविधा है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कंसर्न थाना है उसकी जो प्रोसीडिंग्स वहां पर हो रही है वो होनी चाहिए इन द ट्रांसपेरेंट वे, इन द फेयर वे। अगर वो आपको प्रेशर कर रहे हैं तो आपकी कलेक्ट की गई एविडेंस आपके लिए एक बेटर इम्यूनिटी जो है वो क्रिएट करेगी। इस बात की संभावना कि वो कहते हैं आपसे कि साहब फोन बाहर रख दो, फोन बाहर रखवा भी दिया, बट वी आर हैविंग मल्टीपल डिवाइसेस। क्लियर है? इवन यू मे टेक योर एडवोकेट विथ यू। धारा 38 बी एंड एस में आपको अधिकार है कि आप अपने अधिवक्ता को जो है अपने साथ जो है कैरी कर सकते हैं। क्लियर है बातें? जब अधिकार दिए गए हैं तो सदुपयोग करना हमको आना चाहिए। अगर हम ही सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमारे लिए जो है नुकसानदायक स्थिति होगी। क्लियर है बात ये? साथियों, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है रिगार्डिंग द क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर व्हिच आर लॉस्ट फॉल्सली एज पर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी। और धारा 376 आईपीसी वर्तमान में हो गई है धारा 63 बीएनएस। इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। और धारा 63 बीएनएस जो है डील करता है विद द प्रोटोकॉल ऑफ रेप। और कुछ जजमेंट है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक तो है प्रमोद बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 वॉल्यूम 9 एससीसी पेज नंबर 608। दूसरा है 2022 एआईआर सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 3901। तीसरा है 2023 एससीसी ऑनलाइन पेज नंबर 89। और चौथा है 2013 वॉल्यूम 7 एससीसी पेज नंबर 675। टाइटल है दीपक गुलाटी बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण निर्णय है। पर एक ही बात ध्यान रखिएगा कि आप कितनी क्वेश्चन लगा लो, कितनी एंटिसिपेटरी लगा लो, अगर लाभ चाहिए तो देयर मस्ट बी एविडेंसेस। अगर एविडेंस नहीं है तो बेकार है एंटिसिपेटरी या क्वेश्चन में जाना। इससे बेटर सरेंडर हो जाओ। जब फाइल हो जाएगी चार्जशीट, देन अप्लाई फॉर द रेगुलर बेल। क्लियर होगी बात ये? तो अगर आप कोर्ट में एंटर कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको क्या क्या एविडेंसेस चाहिए टू गेट द रेमेडी। अगर एंटर हो गए तो उसके बाद रेमेडी मिलेगी नहीं और अल्टीमेटली पैनिक कॉज होगा। सो अलग निचली कोर्ट में सेशंस कोर्ट से हार गए, फिर आप जाओगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से हार गए, फिर जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। तो इस पूरी जर्नी में पैसा खराब हो जाएगा आपका अगर एविडेंसेस नहीं है तो। अगर एविडेंसेस है, हो सकता है राहत सेशंस कोर्ट से नहीं मिले, हाई कोर्ट से मिल जाए। हाई कोर्ट से नहीं मिले पर सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिल ही जाएगी। तो इसलिए आपके तर्क, आपके लॉजिक, आपके कॉन्सेप्ट, आपकी एविडेंस, इट मस्ट बी क्लियर। अगर एविडेंस क्लियर नहीं है तो वहां पर राहत भी नहीं मिलेगी। क्लियर है बात ये? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान में जो है रखिएगा। और एक पॉइंट जो है आप नोट डाउन कर लो, कई बार ऐसा होता है कि लड़की जो है मैरिड है और उसने फैक्ट छुपा रखा है आपसे। क्लियर है बात है? तो बाद में वो कहती है कि मेरा जो है नाजायज फायदा उठाया गया, मुझे शादी का जो है वायदा देकर मेरे साथ जो है सेक्स किया गया। जो ऑलरेडी मैरिड है
वो सेकंड मैरिज से परफॉर्म वैसे भी नहीं कर सकती है। धारा 5 हिंदू मैरिज एक्ट है, उससे ये स्थिति जो है वर्जित है। अगर ये फैक्ट भी जानकारी में आपके है, तो इसको भी आप स्टैंड बाय कीजिए अपनी पिटीशन में और अपने मेमोरेंडम में या अपने ज्ञापन में। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिलाकर के डिफेंस के पास स्ट्रेटजी तो है, बट इन द सिस्टमैटिक वे वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अगर हमारे स्टेप क्लियर नहीं है, हमारा मूव जो है प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ रेमेडी अपने को नहीं मिल पाएगी। क्लियर है बात ये? जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।